क्या डीबीटी क्रैक करना फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, प्रोबेबल कट ऑफ इस साल का क्या हो सकता है, हर साल का कट ऑफ रेंज अगर देखें तो किस रेंज में लाई करता है। इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल and you are watching the free DBT crash course series and I hope कि आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली आपकी क्यूरियोसिटी पे है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मुझे फीडबैक आया था, मेल आया था एंड इवन गूगल फॉर्म में भी क्वेश्चंस डाले थे, क्वेरीज आई थी बहुत सारी। मोस्ट ऑफ द क्वेरीज बहुत ज़्यादा जो थी वो कॉमन थी सबकी, कि कितने तक हम मार्क्स स्कोर करेंगे तो हम क्रैक कर सकते हैं ये एग्ज़ाम, या प्रोबेबल कट ऑफ के बारे में कई लोगों ने पूछा था। एंड इवन ये भी पूछा था कि हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, हमने इससे पहले कभी देखा भी नहीं है, क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा है प्रीवियस ईयर का, तो क्या पॉसिबल है कि हम जितना भी टाइम बचा है उसमें ये क्रैक कर पाए। तो आज देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हमारी हो सकती है, कैसी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हम करें कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर पाए इस एग्ज़ाम की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, एंड फॉर श्योर हो जाए कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है क्रैक करना डीबीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो जो आप लोग के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि हम कितने मार्क्स लेके आए कि हमारा सिलेक्शन अश्योर हो जाए इस वाले एग्ज़ाम में, इस वाले अटेम्प्ट में, तो इसके लिए हम लोग को क्या एनालाइज करना पड़ेगा, हम लोग को पास्ट ईयर्स के कट ऑफ को एनालाइज करना पड़ेगा, सो दैट हमें पता चलेगा कि कितना लेवल तक डिफ़िकल्टी होता है और कितना कट ऑफ जा सकता है, तो उसे हमें एक एस्टिमेट मिलेगा कि हमें कितना स्कोर करना है। तो देखते हैं हम लोग पास्ट 2-3 साल के कट ऑफ से हमें आइडिया हो जाएगा। अब अगर हम लोग 2023 के कट ऑफ की बात करें तो 2023 में जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व्ड के लिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो डीबीटी का कट ऑफ जाता है वो अलग अलग जाता है फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। अगर आपको पीएचडी के लिए फेलोशिप चाहिए तो यू हैव टू क्रैक द कट ऑफ रेंज ऑफ पर्टिकुलरली कैटेगरी 1, यानी कैटेगरी 1 का जितना भी कट ऑफ गया होगा, अगर आपके मार्क्स उससे ज़्यादा आएंगे देन ओनली यू विल क्वालिफाई इन कैटेगरी 1 एंड देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर द फेलोशिप फॉर परस्यूइंग योर पीएचडी। तो अगर आप कैटेगरी 2 का कट ऑफ लाते हैं तो आपका ये आप कैटेगरी 2 से ही क्वालिफाई करेंगे, कैटेगरी 1 से क्वालिफाई नहीं करेंगे, और कैटेगरी 2 में जो फेलोशिप होता है वो नहीं मिलता है, आप डीबीटी के प्रोजेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो अच्छा ये होगा कि अगर आपको फेलोशिप चाहिए, अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप कैटेगरी 1 में क्लियर करें एग्ज़ाम। अब यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज तो जाता है और वो डिपेंड करता है किस पे, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर पे, यानी कि जितना डिफ़िकल्ट पेपर होगा तो जो हाईएस्ट स्कोरर होगा उसके भी मार्क्स कम ही होंगे कंपैरेटिवली, जो पेपर अगर लो आता है या फिर मॉडरेट लेवल का आता है उससे। तो अगर 2023 की बात करते हैं हम, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कट ऑफ निकाला है अनरिजर्व्ड के लिए, यानी जनरल के लिए कट ऑफ गया था 73.67%, जो कि बहुत ही हाई है। यानी कि जो 300 का पेपर होता है टोटल डीबीटी का, उसमें से आपको 221 जो है लाना था क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम। इसी से पता चल रहा है कि जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में लाई कर रहा था, इसीलिए जो कट ऑफ है वो एकदम से शूट हो गया है। एंड कैटेगरी 2 की बात करें तो थोड़ा सा कम होता है कैटेगरी 2 में 71.67। वहीं अगर हम लोग नीचे जाए अलग अलग रिजर्वेशन एज़ पर जो ओबीसी है या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो अकॉर्डिंगली कट ऑफ जो है थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे 64% गया है ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का गया है 64, और एससी एसटी और उसका जो कट ऑफ है नीचे वो और भी थोड़ा कम जाता है 56-50। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2023 का जो पेपर था इट इज़ इन बिटवीन ईजी टू मॉडरेट लेवल, तो जो कट ऑफ था वो एकदम से हाइक हुआ था। अब हम अंदाज़ा लगाते हैं 2022 से। अब इसी को कंपेयर करते हैं 2022 के कट ऑफ से। तो जो 2022 का कट ऑफ था कैटेगरी 1, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है टू बी एलिजिबल फॉर पीएचडी फेलोशिप,
तो जो पीएचडी के लिए आपको फेलोशिप चाहिए तो आपको कैटेगरी 1 का कट ऑफ मीट करना पड़ेगा। तो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल के लिए गया है 62%, और आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है 2023 के कट ऑफ से, यानी कि 73%, और हमारा 2022 में 62%। इट मीन्स कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में होगा, इसीलिए जो कट ऑफ है वो कम हो गया है। यानी आप 300 में से 186 मार्क्स भी या उससे ज़्यादा लेके आए होंगे तो आप क्वालिफाई किए होंगे 2022 में। तो वहीं उसके अकॉर्डिंगली ही कट ऑफ, मैं यहाँ पे जनरल से ही डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जनरल का कट ऑफ हम एक मैक्सिमम कट ऑफ मान के चल सकते हैं, क्योंकि बाकी जो EWS हैं एंड अदर रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनका कट ऑफ कम जाता है, तो हम एक ऑन एन एवरेज जनरल के कट ऑफ से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो 186 मार्क्स आपको लाना था 2022 में, 23 में 221, और अगर 2021 की बात करें हम तो अगेन कट ऑफ 2% बढ़ गया है पिछली बार से, 64% यानी 194। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो 73% भी जा सकता है, 60% भी जा सकता है, और 62, एंड इवन अगर आप इधर जाएंगे तो इधर भी आपको थोड़ा 19-20 मिलेगा। ये मैंने पास्ट 3 ईयर्स के बताए हैं, रीसेंट 3 ईयर्स के, 2023, 2022 एंड 2021। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कट ऑफ जो है वो 60 to 75% के बीच में लाई कर रहा है। 60 से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि पास्ट ईयर के मैंने कट ऑफ देखे हैं और पेपर लेवल देखा है, तो 60 से कम कट ऑफ जनरल के लिए बहुत ही रेयर जाता है। तो सबसे पहला माइंडसेट आपको ये बनाना है कि यू हैव टू स्कोर मोर देन 65 to 70%। ये ऑन एन एवरेज मैं बता रही हूँ कि 60 to 75% तक कट ऑफ जा सकता है। 2023 का ही देखिए 73% गया है, तो उससे थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हम मिनिमम की बात करें तो 60 से नीचे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि डीबीटी का कट ऑफ जाएगा। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि यू हैव टू स्कोर इन बिटवीन 60 to 75%, जो कि 60 को आप ये मत मान के चलिए कि मैंने बोला 60 तो आप 300 में 60% मार्क्स लेके आ रहे हैं, नहीं, इट इज़ द मिनिमम कट ऑफ हमने जो देखा पिछले साल का। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो कट ऑफ है या जो मार्क्स आप लेके आ रहे हैं वो मोर देन 70% हो, सो दैट यू विल बी ऑन दी सेफर साइड, कि आपके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अब 70% आपको स्कोर करना है मिनिमम, तो आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, अब इस पे काम करते हैं। नाउ पुल अप योर सॉक्स एंड रेडी स्टडी एंड गो टू स्कोर मोर देन 70% इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। अब ये होगा कैसे? अब हमने कट ऑफ एनालाइज करके तो ये देख लिया कि हमें मोर देन 70% मार्क्स डीबीटी में लेके आना है, तो वो आएगा कैसे? वो आएगा इन 4 चीज़ों से मिलके। सबसे पहले तो अगर अभी तक भी आज का जो डेट है वो है 6 मार्च, अगर आपने आज के डेट में भी कोई पढ़ाई नहीं करी है तो ट्रस्ट मी, सबसे पहले जाइए पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए। डीबीटी का तो निकालना ही निकालना है, साथ ही साथ आपको निकालना है गेट का। अब गेट में भी आप बायोटेक, लाइफ साइंसेस का निकाल सकते हैं, और इसके अलावा CSIR, यानी 5 डीबीटी का पेपर, 5 गेट का पेपर, 5 CSIR का पेपर, और गेट में अगर बात करें बायोटेक एंड लाइफ साइंस की तो एटलीस्ट 20 पेपर्स आपके हाथ में आ जाएंगे, 20 पेपर्स। और उन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं पूरे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते जाइए। एटलीस्ट एक दिन में आप 2 पेपर्स तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तो 20 पेपर्स कितने दिन में हो जाएंगे? 20 पेपर्स आप 10 डेज में कर लेंगे, और वो होते ही मुझे नहीं लगता है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप 5 साल के पेपर्स अलग अलग एग्जामिनेशन के करते हैं तो आपको एक वर्सेटाइल एक्सपीरियंस मिलता है कि क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो किस तरह से होता है, कितने डेप्थ में क्वेश्चन आता है, कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सपोज़ कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है या फिर कोई एंजाइम है रेप्लिकेशन का, ट्रांसलेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, तो किस एंजाइम से किस तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं, किस पैटर्न में उठ रहे हैं, वर्डिंग्स क्या है, कितने डेप्थ में तक जा रहा है, इसका एनालिसिस अगर आपने कर दिया तो आप बिल्कुल भी एनालाइज कर पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं
और अगर ये पता चल जाए तो हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो ऑलमोस्ट डन हो जाती है, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे माइंड में हमको पता है कि एग्जामिनर जो बैठा है वो किस टाइप के क्वेश्चन देगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम प्रिपेयर करते हैं। यानी जो फर्स्ट हमारा जो ब्रह्मास्त्र है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप डीबीटी की बात करें तो आपको डीबीटी में ही 50 + 150 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, यानी एक पेपर में 200 क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिल गए। और वो 200 क्वेश्चंस जो हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा सिमिलर पैटर्न और वर्डिंग्स के साथ में रिपीट होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है या जिस वे में पूछा गया है, माइनर चेंजेस करके वो क्वेश्चन फिर से अपीयर होते हैं। और अगर आप देखेंगे 5 साल का पेपर पढ़ के, तो आपको बहुत सारे रिपीटेटिव टॉपिक्स, रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स या फिर रिपीटेटिव फैक्ट्स पे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे हर बार, और आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपको कितने डीप में पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है हमारा एलिमेंट जिस पे हमें ध्यान देना है वो है PYQ। अब अभी से जाइए वीडियो देखने के बाद ही 5 ईयर्स के पेपर निकालिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 से पीछे जाइए, 2023, 2022, 21, 20, 19, इस प्रीवियस 5 ईयर के पेपर निकालिए। हर एग्ज़ाम का मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, गेट, DBT, गेट में भी दोनों सब्जेक्ट का, गेट एक्सेल एंड गेट BT, और उसके अलावा CSIR का B पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ पर DBT का जो सिलेबस है। C सेक्शन को अभी अगर आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन C सेक्शन से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो। लेकिन अगर आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप CSIR का B सेक्शन करें, क्योंकि B सेक्शन जो होता है वो फैक्चुअल्स पे पूछा जाता है, 1 लाइनर्स होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, और वो ही होता है DBT का पार्ट। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप C सेक्शन को नहीं भी करते हैं तो आप B सेक्शन को तो एटलीस्ट कीजिए, एंड C सेक्शन के जो मैचिंग क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चंस DBT में भी आते हैं। अब फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमने देख लिए 5 ईयर्स के अलग अलग एग्जामिनेशन के, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा? मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक ऑफ ऑल यूनिट, यानी आपके जितने भी यूनिट हैं आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन से यूनिट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं। यानी ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है कि हमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, दिन भर बैठना है, 2 साल का पेपर एटलीस्ट एक दिन में कंप्लीट करना है। देन एंड देन ओनली यू विल कंप्लीट इट इन 10 डेज। आप 20 ईयर्स का 20 पेपर्स 10 डेज में कंप्लीट कर पाएंगे अगर आप एक दिन में 2 पेपर करें। और अगर एक दिन में 2 पेपर भी कर ले रहे हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है, और उससे ज़्यादा आपको कम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 10 डेज में इतना कुछ कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और अगर हम बात करें ये पेपर सॉल्व करने के बाद की, तो पेपर सॉल्व करने के बाद ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी कि सेलुलर बायोलॉजी से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो अगर आपको टॉपिक मिल जा रहा है और अगर आप देख रहे हैं कि उस टॉपिक को आपने पढ़ा है लेकिन स्टिल क्वेश्चंस उतने अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेपर में लिखते जाइए। सपोज आपने सॉल्व किया 2023 का पेपर, 2023 के पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको सर्टेन टॉपिक्स मिले, सपोज कि रेप्लिकेशन वाला पार्ट एंड कुछ प्लांट बायोटेक वाला पार्ट, तो आप उसको नोट करते जाइए एक अलग से डायरी में या अलग से शीट में, हर एग्ज़ाम के टॉपिक जो आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है स्टिल क्वेश्चंस नहीं बन रहे, या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है कि आपने वो टॉपिक को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा है, तो उन सब टॉपिक को लिस्ट आउट करते जाइए कि ये वाला टॉपिक, ऐसे करके एक आपके पास लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कीजिए, उसी दिन अगर पॉसिबल है तो उस टॉपिक्स को जाके देखिए, उन टॉपिक्स को अच्छे से डेप्थ में जाके स्टैंडर्ड बुक से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड डे जब आप दूसरा पेपर सॉल्व करें तो उसके भी निकाल लीजिए, कुछ कॉमन टॉपिक्स निकलेंगे सेकेंड वाले पेपर से भी, सेकेंड डे वाले जो दिन आप पेपर सॉल्व करेंगे उससे भी कुछ कॉमन टॉपिक्स निकल के आएंगे। तो क्या कीजिए, सारे टॉपिक्स को सम अप कीजिए और इस 10 डेज़ के बाद उन टॉपिक्स पे भिड़ जाइए। अगर आज 6th है तो अगर मैं मान के चलो अगर आप कल से भी शुरू करते हैं तो 7 से 10 डेज़ काउंट करते हैं तो 17 तक आपके 10 साल के पेपर सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद 17 से लेके जो मार्च के लास्ट 31 तक आप क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक्स आपने निकाले हैं उन पे वर्कआउट कीजिए। तो क्या हो गया, उन पे आप काम करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, समझ आएगा कि कितना आपने पढ़ लिया है, कितना आपका बचा है और क्या करना है। तो यानी कि हमारा
ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ये सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड क्या आता है? इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। ये चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे कि एल्बर्ट की बुक हो गई, वॉटसन की बुक हो गई, जेनेटिक्स के लिए पियर्स बेंजामिन हो गया, गार्डनर हो गया, या फिर कूपर, कार्प, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, प्लांट बायोटिक की भी, ग्लिक की बुक, उन सब में आप देखेंगे कि टॉपिक जो आपने निकाले हैं, आई एम अगेन सेइंग कि ये पूरा जो प्रोसेस है उसको एज इट इज़ फॉलो कीजिए। पहले ये किया, फिर ये किया, फिर देन ये, ऐसे करना है आपको। आप पूरा रिवर्स स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो पूरा हौच पौच हो जाएगा और कुछ भी अच्छा रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। तो आपने क्या किया, जितने टॉपिक्स यहाँ लिस्ट आउट किए थे 10 दिन पेपर सॉल्व करने के बाद, उन टॉपिक्स के क्या कीजिए, डायग्राम्स मतलब कि जितने भी स्टैंडर्ड बुक में उस टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, की पॉइंट्स हैं, उन सबको क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फ़ोन में रख सकते हैं। आजकल हम फ़ोन का यूज़ सिर्फ रील्स और ये सब देखने के लिए करते हैं। अच्छा ये होगा कि उन टॉपिक्स के लिए क्या कीजिए, एक एल्बम बना लीजिए अपने फ़ोन में, स्क्रीनशॉट लेके आप जब भी बैठ रहे हैं, एक घंटे में मैं 5 डायग्राम्स को रिवाइज़ कर लूँगा या कर लूँगी, 1 घंटे में मैं 10 डायग्राम को रिवाइज़ कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसे कीजिए। रफ कॉपी लीजिए और डायग्राम्स को अच्छे से मेमोराइज़ करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा, सपोज़ सेल सिग्नलिंग का पाथवे है, सेल सिग्नलिंग के पाथवे में सपोज GPCR है, तो GPCR के डायग्राम अगर आप विजुअलाइज कर लेंगे, बार बार आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो जी प्रोटीन है वो कैसे काम करता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, किसके बाद सिग्नलिंग कास्केड जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे ऑफ होता है, कैसे ऑन होता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप डायग्राम से पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट थिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, सेकेंड थिंग मेमोराइज आपको बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो सेकंड काम यही करना है कि आपने जो भी टॉपिक्स निकाले हैं उन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज़ करने के लिए डायग्राम्स भी निकालने हैं। यानी फर्स्ट स्टेप पेपर सॉल्व करना, सेकंड उसमें से टॉपिक्स निकालना, थर्ड इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को मेमोराइज़ करना नेक्स्ट 1 वीक में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद गेट सेट गो, सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर एज मच एज यू कैन। बहुत सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि बहुत सारे ऐसे पेपर्स रिलीज़ करूँ मैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, तो आपको प्रैक्टिस भी होगी और आप सच में एनालाइज कर पाएंगे कि क्या अभी भी कहीं कोई कोशिश बाकी रह गई है, कहीं कुछ प्रिपरेशन बाकी रह गई है। चलिए इन शॉर्ट मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि व्हाट यू हैव टू डू। सबसे पहले अगर आज 6 मार्च है तो आपको क्या करना है, अगर आज का ये वीडियो आप आज ही देख रहे हैं और अगर आज नहीं भी देख रहे हैं तो ठीक है, 7 मार्च हम ले लेते हैं। 7 से लेके पूरे 10 डेज तक आपको क्या करना है, पूरे पेपर सॉल्व करने हैं, PYQ सॉल्व करना है अलग अलग एग्ज़ाम का, इंक्लूडिंग CSIR का B पार्ट और DBT के खुद के पेपर्स, गेट में भी क्या आता है, गेट एक्सेल एंड गेट BT, पूरा अच्छे से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इसके बाद इसमें 10 दिन चले जाएंगे, तो मान लीजिए 17 मार्च आ गया। अब 17 मार्च आ गया, उसके बाद क्या करना है, आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने 20 ईयर्स के पेपर से आपने क्या किया था, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक या मोस्ट रिपीटेटिव या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह दीजिए आपने निकाला। आपके पास एक लिस्ट तैयार है कि ये टॉपिक पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। फिर आपको नेक्स्ट 10 डेज यानी 17 तक आपने ख़त्म किया, या मान लीजिए 20 मार्च तक भी आप ख़त्म करते हैं एज़ पर योर कैपेसिटी कि आप कितना टाइम डेडिकेट कर पाते हैं एक दिन में पढ़ने के लिए। अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, MSc के साथ में कर रहे हैं, तो आपको टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, 20 मार्च ले लेते हैं। 20 मार्च तक भी अगर आप 20 क्वेश्चन, सॉरी ये ईयर नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, 20 क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व किया है। अब आपने पिछले 10 दिन में क्या किया, आपने 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, 5-5 एक एग्ज़ाम का, पिछले 5 साल का रिसेंटली। उसके बाद आपके पास मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक आ गए कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस एरिया से। अब उनको क्या कीजिए, नेक्स्ट 10 डेज़ में पूरा थरो स्टडी कीजिए और स्टैंडर्ड बुक से स्टडी कीजिए। यानी कि 20 मार्च से लेके 31 मार्च तक 10 डेज़ में उन टॉपिक्स को इतना थरो कर लीजिए, पॉइंट बुलेट्स में नोट्स बना के, ताकि आपका वो पोर्शन हो जाए। अब उसके बाद
थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया कि थर्ड स्टेप में जो लिस्ट आपके पास में रेडी है जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके डायग्राम्स आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, डायग्राम्स हर स्टैंडर्ड बुक से। इसके बाद फोर्थ क्या करना है, मॉक टेस्ट। अब मैं कुछ और पॉइंट्स बोलना चाहूँगी। जैसे मैं रोज़ अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में भी बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स और ये सब चीज़ें डालती हूँ जो कि डायरेक्टली आप एग्ज़ाम देने के बाद में आके मुझे फीडबैक दीजिएगा कि वो आया कि नहीं आया आपके एग्ज़ाम में, या आपको उससे हेल्प हुई कि नहीं हुई। तो आई विल रिक्वेस्ट, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आप अगर देखते हैं तो शॉर्ट से भी आपको 5 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, कम्युनिटी पोस्ट से भी बन जाते हैं, एंड इवन जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ फ्री बीईटी क्रैश कोर्स, उसको भी देखा कीजिए। उसमें मैं बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको सजेस्ट करती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि कम्युनिटी पोस्ट को हमेशा देखा करें। शॉर्ट्स जो मैं अपलोड करती हूँ क्वेश्चंस वाले या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले, 1 मिनट में जो भी डिटेल टॉपिक के बारे में होता है, जैसे माइक्रोस्कोपी हो गया, बहुत सारे मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो फ्री बीईटी क्रैश कोर्स चल रहा है उसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, उसको देखिए। एंड उसमें मैं सारा प्रैक्टिस भी करवाती हूँ एंड इवन कुछ टास्क भी देती हूँ जो जो करना है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप अगर आपको लगे तो। एंड यही थी हमारी स्ट्रैटेजी। अगर आप इस पे काम करेंगे तो फॉर श्योर है कि आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा, नो वन कैन स्टॉप इट। और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़िए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप नर्वसनेस से पढ़ेंगे तो अगर आप क्वालिफाई करने वाले भी होंगे तो आप रह जाएंगे क्वालिफाई करने से। इसीलिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पूरा टाइम दीजिए, डेडिकेट कीजिए। और क्योंकि जो इसका रिजल्ट आएगा फ्रूटफुल एट लास्ट आप ही के लिए आएगा, अच्छा आप ही को अच्छा लगेगा कि हाँ आपने किया, अपनी मेहनत से अचीव किया। और आप जो अगर आगे पीएचडी करना चाहते हैं तो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल कि आप एक हैंडसम फेलोशिप के साथ में पीएचडी कर सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप और भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।